तो जय हिंद दोस्तों, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं सीजीएल के एक और पोस्ट, इंस्पेक्टर इन सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स। इस पोस्ट के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्या प्रोसेस होता है, क्या क्राइटेरिया होता है, क्या एलिजिबिलिटी आपको चाहिए होता है एग्ज़ाम में बैठने के लिए, क्या सैलरी मिलता है आप लोग को, डेस्क जॉब होता है, क्या फील्ड जॉब होता है, पावर्स कितनी होती है और ट्रेनिंग कहाँ होती है। मतलब इस पोस्ट के बारे में टोटल डिस्कस करेंगे कैसे क्या होता है। और मैं आप लोग को प्रॉमिस करता हूँ इस वीडियो के एंड होते होते आप लोग को इस पोस्ट के बारे में A to Z हर एक बारे में पता होगा, हर एक डिटेल के बारे में पता होगा। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो सबसे पहले। और अगर डाउट की बात करें तो सबसे बड़ा डाउट तो यही है कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ये दोनों ही एक पोस्ट है। सबको लगता है कि दोनों ही एक पोस्ट है, ऐसा नहीं है यार। दोनों अलग अलग पोस्ट है, दोनों की मिनिस्ट्रीज भी अलग अलग हैं। यूट्यूब पे आप लोग का तमाम ऐसे वीडियो मिल जाएंगे जहाँ पे बात करते हैं लोग सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स के बारे में, लेकिन लोगो लगा रखा है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के बारे में। तो ऐसे बहुत सारे मिस इन्फॉर्मेशन यूट्यूब पे फैले हुए हैं इस दोनों पोस्ट को लेकर। मैं मानता हूँ इस दोनों पोस्ट में बहुत सारे समान चीज़ें हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हैं जिन दोनों पोस्ट को डिफ्रेंशिएट करती है। और आज मैं इसी डिफ्रेंशिएट के बारे में क्लियर करूँगा। आज मैं बात करने वाले सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो इस पोस्ट के बारे में तो चलिए शुरू करते हैं। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स की बात करें तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंदर आता है। अब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स समझ सकते हैं कि ये सिक्योरिटी का काम करते हैं। यहाँ जहाँ सिक्योरिटी की बात की जाएगी वहाँ पे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो आएगा, ना कि सेंट्रल कंट्रोल ऑफ नारकोटिक्स आएगा। सिक्योरिटी से आप समझ सकते हैं कि ड्रग्स को लेकर बात हो रहा है। यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में बात होगा। जो इलीगल एक्सपोर्ट होता है ड्रग्स को लेकर, इलीगल इंपोर्ट होता है ड्रग्स को लेकर, कोई बहुत सारे लोग दवाइयों के लिए मंगाते हैं लेकिन वो यूज़ करते हैं किसी और चीज़ के लिए, तो वहाँ पे बात होता है, वहाँ पे काम आता है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के बारे में। और अगर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स की बात की जाए तो ये फाइनेंस डिपार्टमेंट और रेवेन्यू के अंदर आता है, जहाँ पे बात की जाती है फाइनेंस की, पैसे की, मुद्रा की। तो वहाँ पे इस डिपार्टमेंट का काम आता है, ना कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। तो आज हम लोग सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स के पोस्ट के बारे में डिटेल डिस्कस करेंगे और हम इस पोस्ट को इन सारे क्राइटेरिया के थ्रू डिस्कस करने वाले हैं। एग्ज़ाम, पावर, एलिजिबिलिटी, ट्रेनिंग, वर्क प्रोफाइल और सैलरी। तो सबसे पहले बात करेंगे एग्ज़ाम के बारे में कि कौन से एग्ज़ाम के थ्रू आप इस पोस्ट से पहुंच सकते हैं। तो इस पोस्ट पे पहुंचने के लिए आपको एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम को क्लियर करना पड़ता है, जो एसएससी हर साल कंडक्ट करवाती है। इसका फॉर्म ऑनलाइन ही आता है, ऑफलाइन कोई फॉर्म आप लोग को देखने को नहीं मिलता है। टोटल 4 टीयर में इस एग्ज़ाम को कंडक्ट किया जाता है, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 और टीयर 4। टीयर 4 कंपलसरी नहीं होता है, आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग का फिजिकल एंड्योरेंस का भी टेस्ट होता है, जिसके बारे में नेक्स्ट पॉइंट में बात करेंगे। बात करते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में कि एक इंस्पेक्टर और एक सब इंस्पेक्टर इन सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स होने के लिए आपके पास क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो अगेन एसएससी सीजीएल के बाकी सारे फॉर्म की तरह इस फॉर्म में भी आपको एक ग्रेजुएट होना चाहिए, मतलब कि आपके पास एक ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। तो ये आपने बीए कर रखा हो, बीकॉम कर रखा हो, बीएससी कर रखा हो या बीटेक कर रखा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एज की बात की जाए तो एज आप लोग को 30 ईयर से कैंडिडेट इस फॉर्म का आराम से फिल कर सकते हैं। जनरल कैटेगरी बाकी एज का रिलैक्सेशन आप लोग को देखने को मिल जाएगा अकॉर्डिंग टू योर कास्ट, अकॉर्डिंग टू योर कोटा। मतलब ओबीसी, एसटी, एससी वालों को जितना रिलैक्सेशन दिया जाता है 3 साल 5 साल। अब बात की जाए पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट और कलर बैंड कैंडिडेट, इस फॉर्म को दोनों ही कैंडिडेट नहीं भर सकते हैं, क्योंकि ये इंस्पेक्टर और एक सब इंस्पेक्टर की पोस्ट होता है, फील्ड वर्क बहुत ज़्यादा होता है। इस वजह से पीडब्ल्यू कैंडिडेट्स और कलर बैंड कैंडिडेट इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते। जैसे कि एक इंस्पेक्टर और एक सब इंस्पेक्टर की पोस्ट होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स में, तो इसमें कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड्स और फिजिकल एंड्योरेंस का भी टेस्ट होता है। अब बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि फिजिकल स्टैंडर्ड और फिजिकल एंड्योरेंस में क्या फ़र्क होता है। तो मैं बता दे रहा हूँ, फिजिकल स्टैंडर्ड का मतलब होता है हाइट, चेस्ट, वेट। मतलब ये तो आप लोग का फिक्स होगा। हाइट आप लोग बढ़ा सकते नहीं हो, चेस्ट आप लोग मेहनत करोगे तो बढ़ा सकते हो, वेट भी हल्का फुल्का बढ़ा घटा सकते हो अपने, ठीक है। तो हाइट में आप लोग को अगर मान लीजिए फॉर्म में आपको दिया गया है 157 या फिर 150 हाइट मांगा गया है और आपकी हाइट है 140, तो आप ऐसे ही बाहर हो गए, तो कोई मतलब नहीं फॉर्म भरने का। तो ये होगा आपका फिजिकल स्टैंडर्ड। और फिजिकल एंड्योरेंस की बात की जाए तो ये होता है आपका एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद। इसमें क्या होता है, आपको कुछ किलोमीटर भगाया जाता है, रनिंग होता है, वॉकिंग होता है, साइकिलिंग होता है, शॉर्ट पुट थ्रो। मतलब ये बहुत सारे फिजिकल एंड्योरेंस होते हैं कि आपके पास एक इतनी क्षमता है कि आप इन सब चीज़ों को कर सकें। बहुत ही मिनिमम सा होता है, सब लोग आराम से कर सकते हैं। एक फिजिकल फिट बॉडी है तो इस फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट को ऐसे क्लियर कर लेगा।
ऐसे ऐसे ऐसे। अगर स्टैंडर्ड की बात की जाए तो इसमें मेल के लिए अलग होता है और फीमेल के लिए अलग होता है। तो सबसे पहले बात करें तो मेल की जो इसमें हाइट होती है 157.5 सेंटीमीटर, चेस्ट होता है 81 सेंटीमीटर का, 5 सेंटीमीटर का एक्स्ट्रा आप लोग को दिखाना पड़ता है एक्सपेंशन के साथ, टोटल 86 सेंटीमीटर। हाइट आपको रिलैक्सेशन में मिलता है 5 सेंटीमीटर का, लेकिन कुछ कंडीशन जैसे कि ग्वालियर्स हो गए, आसामीस हो गए, गोरखास हो गए और मेंबर्स ऑफ एसटी हो गए, इन सभी लोगों को हाइट में रिलैक्सेशन भी दिया जाता है। फीमेल की फिजिकल स्टैंडर्ड क्या होनी चाहिए इस पोस्ट के, तो हाइट की बात की जाए तो उसमें हाइट मांगते हैं 150 सेंटीमीटर, वेट की बात की जाए तो 48 सेंटीमीटर। अगेन आप लोगों को हाइट का रिलैक्सेशन भी देखने को मिल जाता है 2.5 सेंटीमीटर का, वेट का भी रिलैक्सेशन आप लोग को देखने को मिलता है 2 kg का। तो ग्वालियर्स हो गए, गोरखास हो गए, आसामीस हो गए और मेंबर्स ऑफ एसटी, इन सारे लोगों को 2 kg का रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। और अब अगर बात करें फिजिकल एंड्योरेंस की तो अगेन इसमें मेल और फीमेल का अलग अलग होता है। मेल की पहले बात करें तो आपको वॉकिंग करना होता है 1600 मीटर का 15 मिनट में, और अगर फिजिकल कैंडिडेट की बात होता है कि फिजिकल कैंडिडेट को क्या फिजिकल एंड्योरेंस दिखाना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, वो होता है वॉकिंग होता है 1 किलोमीटर का 20 मिनट में और साइकिलिंग होता है 3 किलोमीटर का 25 मिनट। और अगेन अगर फिजिकल एंड्योरेंस की बात की जाए तो बहुत सा मिनिमम सा रिक्वायरमेंट होता है, जैसे मैंने बताया हुआ है कि 3 किलोमीटर हो गया या 8 किलोमीटर का साइकिलिंग हो गया। मतलब एक नॉर्मल फिजिकल फिट बॉडी है तो इस एंड्योरेंस टेस्ट को आराम से क्लियर कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी प्रॉब्लम के। अब बात करते हैं वर्क प्रोफाइल के बारे में कि इस पोस्ट में जाने के बाद एक इंस्पेक्टर और एक सब इंस्पेक्टर को क्या काम करना होता है इस पोस्ट में, और साथ ही हम सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स के फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। इससे आप लोग इस पोस्ट के वर्क प्रोफाइल के बारे में और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स जनरली डील करता है ड्रग्स से, मतलब जहाँ जहाँ भी ड्रग्स की बात की जाती है वहाँ ये डिपार्टमेंट आपको नज़र आएगी। जैसे कि बहुत सारे मेडिसिन से भी ड्रग्स का यूज़ होता है, तो इन ड्रग्स का मात्रा कितना होना चाहिए पर मेडिसिन में वो भी इस डिपार्टमेंट को पता होता है। कितना ड्रग्स हमारी कंट्री में ग्रो हो रहा है इसके बारे में भी पता होता है, कहाँ कहाँ रीजन में ग्रो हो रहा है इसके बारे में भी पता होता है, कोई इलीगल एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं हो रहा है, ये सारे जानकारी इस डिपार्टमेंट को पता होता है। और इसका काम होता है इन चीज़ों को रोकना भी, अगर कोई चीज़ें इलीगल होती है तो। मेन होता है ओपीएम, कंट्री के अंदर कितना ओपीएम ग्रो हो रहा है, कहाँ ग्रो हो रहा है और कितनी मात्रा में ग्रो हो रहा है, कितना लैंड एरिया में ग्रो किया जा रहा है, लाइसेंस है या नहीं, और कितने एरिया का लाइसेंस उनके पास है, कहीं उनसे ज़्यादा तो ग्रो नहीं कर रहे हैं इस एरिया से बढ़कर, ये भी डिपार्टमेंट को चेक करना होता है। कितना इंपोर्ट हो रहा है, कितना एक्सपोर्ट हो रहा है, कोई इलीगल ट्रेडिंग तो नहीं हो रही है, और अगर इलीगल ट्रेडिंग हो रही है तो उसके ऊपर कैसे एक्शन लेना है, इस सारा चीज़ इस डिपार्टमेंट के अंडर में आता है। अब बहुत लोगों का डाउट होगा कि ओपीएम क्या होता है, तो जल्दी से मैं बता दे रहा हूँ कि ओपीएम तो ओपीएम टिल टुडे इज़ द बेस्ट नोन सोर्स फॉर रिलीविंग पेन, एक ये स्नेक वेनम इन सम पार्ट ऑफ इंडिया। ओपीएम पेन रिलीफ का काम करता है बहुत सारे दवाइयों में, जहाँ पे पेन रिलीफ का ज़रूरत होता है वहाँ पे ओपीएम ड्रग्स का यूज़ किया जाता है, लेकिन मात्रा बहुत ही कम होती है। वो डिपेंड करता है कितना आपको डोज देना है, उस पर डिपेंड करता है ओपीएम का। ओपीएम ये सारा मटेरियल कंटेन करता है, पढ़ लो, मैं पढ़ूंगा तो मेरी जुबान को लथवा मार देगा और मैं पढ़ भी नहीं पाऊंगा। फ्रैंकली स्पीकिंग बहुत ही डिफिकल्ट टर्म्स है, तो आप खुद से पढ़ सकते हैं। इस सारे मटेरियल का थ्रू ओपीएम बनता है। और एक खास बात, ओपीएम कोई घास मूली नहीं है, कोई आलू प्याज टमाटर नहीं है जो जैसे घर के आप बगीचे में जाकर उगा सकते हो। ओपीएम को ग्रो करने के लिए आपको प्रॉपर लाइसेंस लेना पड़ता है और आपको दिखाना पड़ता है आप कितने एरिया में ओपीएम को ग्रो करेंगे, कहीं आप उससे ज़्यादा ग्रो ना कर सके, वो भी इस डिपार्टमेंट, ये भी डिपार्टमेंट चेक करती है। और लाइसेंस प्रोवाइड करने का काम भी यही डिपार्टमेंट करती है। हर डिपार्टमेंट मार देगी आप लोग की अगर आपने गलत यूज़ किया तो। ओपीएम हर स्टेट या हर सिटी में नहीं उगा सकते हैं, इसके लिए कुछ वेदर कंडीशंस को भी देखना पड़ता है। इसके अलावा बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस भी होते हैं इसको लेकर, उसको भी फॉलो करना पड़ता है ओपीएम को ग्रो करने के लिए। तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स के टोटल 3 डिवीजन हैं, 3 यूनिट है, जिसका ब्रांच राजस्थान के कोटा में है, एमपी के नीमच में है और हमारे अखंड उत्तर प्रदेश के लखनऊ सिटी में है। ये एक फील्ड जॉब होता है, तो इसमें बहुत सारे भागदौड़, बहुत सारे काम होता है, आपको करना पड़ता है। जॉन अब्राहम की एक मूवी आई थी फोर्स, उसने एक सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में एक इंस्पेक्टर का रोल प्ले किया था। आप उससे भी थोड़ा बहुत समझ सकते हैं, इंसान ने धूम मचा लिया था। अब बात करते हैं पावर को लेकर। एक इंस्पेक्टर इन सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स में क्या कर सकता है, उसके पास क्या पावर्स होती हैं। पावर्स को थोड़ा सा इस चीज़ से समझने की कोशिश करो कि जिस चीज़ का वैल्यू बहुत ज़्यादा है और जिस चीज़ का ब्लैक मार्केटिंग बहुत ज़्यादा होती है,
तो समझ लो कि अगर उस डिपार्टमेंट का जो इंस्पेक्टर है उसमें क्या पावर्स होगी और उन लोगों की उससे कितनी फटती होगी। समझ लो कि अगर वो चीज़ आपके हाथ में दिख गई, आप उस चीज़ के साथ पकड़े गए, तो आपके साथ क्या क्या हो सकता है और वो डिपार्टमेंट का इंस्पेक्टर क्या आपके साथ कर सकता है, आप पे क्या लीगल एक्शंस ले सकता है। पावर्स तो भैया जॉन अब्राहम ने क्या धूम मचाया था फोर्स मूवी, आपको पता, भाई ने बाइक को उठा दी थी पूरा यार। अब बात करते हैं अक्षय कुमार की, मजाक कर रहा हूँ। अब बात करते हैं सैलरी की, यानी कि पैसा कितना मिलता है आप लोग को इस पोस्ट में, इस जॉब में। तो ये एक 4600 ग्रेड पे की जॉब है। इसके अलावा आप लोग को बहुत सारे अलाउंसेंस भी देखने को मिल जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। अब 4600 ग्रेड पे के अंदर कितनी सैलरी होती है, कितना बेस सैलरी होता है, मैंने बहुत सारी वीडियो में बता रखा है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वीडियो का, प्लेलिस्ट का, जाके वहाँ पर देख सकते हैं इतनी कितनी सैलरी मिलती है। फिर भी मैं आप लोग को कन्वीनियंस के लिए ना जाना पड़े आपको बाकी वीडियोस में, मैं आप लोग को यही बता दे रहा हूँ कि इसमें आप लोग को ग्रॉस सैलरी आप लोग की होती है 55 to 60,000। सॉरी ग्रॉस सैलरी आप लोग की होती है 60 to 65,000। मतलब आप लोग का बेस सैलरी जो होता है 44,900 का होता है। बाकी इसमें आप लोग को टीए डीए एचआरए और बाकी सारे डिडक्शंस करने के बाद आप लोग को 5 to 60,000, समझिए। तो ये होता है पूरा सैलरी का सिस्टम इस पोस्ट के लिए। तो यार बस यही था आज का वीडियो। होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया, और वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर कर दो अपने सारे दोस्तों के साथ जिन लोगों को भी अपने इस चीज़ों को लेकर डाउट है कि कौन सा पोस्ट इनके लिए बेहतर होगा। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। और अगर किसी ने अगर मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ये रहा मेरे इंस्टाग्राम की आईडी, वहाँ से जाकर देख कर फॉलो कर सकते हो। मिलते हैं आप लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।